को कितना अच्छा इंसान समझा था और आखिर कमजोर और छोटे निकले। मैं तुम्हें किन किन जमींदारों और जागीरदारों की मिसाल लेता हूं। अपने दादा की मिसाल ले लो। उसे भी एक लड़की से इश्क हो गया था। उसने उस लड़की के मर्जी के खिलाफ दिन दिहाड़े भरे पड़े गांव में से उठवा लिया था। और था भी अंग्रेजों का जमाना। मजाल है किसी की कि कोई उसका बाल तो बीका कर सका हो। और इधर तुम, मुझे तो हैरत है तुम पर कि तुमने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर ली। बेइज्जती पर गैरतमंद मर्द घोड़े की तरह बिफर उठता है। ये गधे की तरह सर लटकाए खड़ा नहीं रहता। सर उठाकर बात करो। जब भी किसी को देखो नजरों में नजरें मिलाकर देखा करो। अरे तुम कोई गिरी पड़ी चीज नहीं हो। बात सुनो उमर, तुम जिस लड़की के इश्क में सहमे हुए हो ना, अरे ऐसे हजारों लोग तुम्हारे पांव तले बिछे हुए हैं। तुम जरा अपना एक कदम तो उठाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी समझ में तो आपकी कोई बात नहीं आ रही। उमर के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा था। बड़ी बड़ी फैमिलियों में लड़कियां ढूंढ रही हूं उसके लिए। सुन रहे हैं आप? अरे भाई, तुमको किसने रोका है रिश्ता ढूंढने को? क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि क्या तुम ये समझती हो कि उमर मारूफ से शादी कर लेगा? अरे भाई, ये जवानी के शौक हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि उमर को इन आजमाइशों से गुजर कर मजबूत होने दो। लेकिन अगर वो इश्क करते करते सीरियस हो गया तो? इश्क में भला कोई सीरियस होता है? और फिर उमर की जिंदगी में ये पहला इश्क तो नहीं है ना। वो जर्मन लड़की याद है ना, जो लंदन में जिसके साथ इश्क हो गया था, उसका क्या बना उसका? मगर मारवी में उसे क्या नजर आया? मुझे तो लैला का उससे मेलजोल पसंद नहीं। वही बात हो गई ना, मखमल में टाट का पेवर। बस जनाब, क्या किया जाए। वैसे मेहरू, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बाज़ोक नहीं निकला। कुछ भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इतने बड़े बाप का बेटा एक मामूली लड़की पे मार मिटा। नहीं नहीं, अपने स्टेटस के नीचे लोगों से प्यार नहीं किया जा सकता। उनसे हमदर्दी की जा सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। अब बहुत हो गया। मैं उमर से खुद बात करूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कभी गलती मत करना। देखो, इश्क के घोड़े को लगाम दी जाती है, चाबुक नहीं मारा जाता। और फिर तुम जैसी ज़हीन औरत इस मसले को समझ नहीं पा रही। ओहो, अरे भाई, कभी नींद को भी अपनी मर्जी से आने दिया करो। मुझे सख्त डिप्रेशन है। आपके बच्चों की हरकतें मेरा ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं रहने देंगे।
जी साईं। ये सगैरा बात क्यों है? कहीं आसपास के जमींदारों ने पानी बंद करवा दिया था ना, इस वजह से ये हिस्सा बंद है। अच्छा, तो उनकी ये हिम्मत। रहीम बख्श, नूरा, फोटा, मीरू, जल्दी आओ, छोटे रईस आए हैं, जल्दी करो, भागो। शाबाश शाबाश। क्या बात है? जमीन पर तुम लोग मेहनत नहीं करते, शिकायतें मिल रही हैं तुम लोगों की। मिठड़ा साईं, हमारा तो रिश्ता ही जमीनों से है। ऐसे बैठकर रोटियां कैसे तोड़ेंगे, भला कैसे जिएंगे? जमीन तो फिर भी हमारी अम्मा है मिठड़ा साईं, हमारा काम है इसी की खिदमत करना। खिदमत करना? अरे तुम लोगों में इतना दम होता तो बाबा साईं तक तुम्हारी शिकायतें न पहुंचती। किसी की लड़की उठाई जाती है, पानी बंद किया जाता है, खड़ी फसलों को आग लगाई जाती है। एक बात कान खोलकर तुम सब अच्छी तरह सुन लो, आइंदा से ये जमीनें मैं संभालूंगा। इस किस्म की शिकायतें फिर ना मिले मुझे। मेरे साईं, मालिक में जितना दम होगा नौकर उतना ही बहादुर होगा। हम तो बस बाजू हैं आपके, जिधर उठाओगे उठ जाएंगे, जिस पर उठाओगे उसी पर उठेंगे। हमें हथियार दोगे तो और मजबूत हो जाएंगे, फिर मजाल है बाहर का कोई आदमी इस जमीन पर कदम रखे। यह छोटा रईस नए जमाने का गर्म खून है। तुम सब ने अभी छोटे साईं की ताकत नहीं देखी। छोटे रईस का यहाँ कदम पड़ा, समझो जंगल का बादशाह आ गया। बाकी ये आसपास के जमींदार तो गीदड़ है, गीदड़, लूसी कहीं के। हकम साईं, हम गुलाम हैं आपके, हमारा बच्चा बच्चा आपका गुलाम है। तेरे जूते हमारा सर, बस हुक्म कर, हुक्म कर। छोटे रईस, चलो मैं तुमको आगे की बाकी जमीनें भी दिखाऊं। चलो चलो साईं। साईं, रईस अली नवाज सुमरो के जमीनों की कोई हद नहीं। आदमी चलते चलते थक जाएगा, पर जमीनों की हद खत्म नहीं होने की। जैसा वडेरा वैसा वडेरे का बेटा। अपने लिए जैसा रईस वैसा उन्हीं का बेटा, जैसा आधा प्याला जहर का वैसा भरा प्याला जहर का। अपने हिस्से में कल भी जिल्लत थी और आज भी जिल्लत है। अच्छा अच्छा, चल के अभी काम करो, बातें करते रहते हो। आओ बाबा। चलो अली मोहम्मद, चलो। मगर उमर बेटा, तुमने ये तो महसूस कर लिया होगा ना कि तुम्हारे पांव तले क्या कुछ नहीं बिछा हुआ है। लेकिन बाबा, अब मैं इतनी आसानी से नहीं दौड़ सकूंगा। अब मुझे हर कदम बहुत मोहतात अंदाज से उठाना पड़ेगा। उमर, रियली स्पीकिंग, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पहले एक बेटा था, अब दूसरा बेटा भी पैदा हो गया है। यस, नाउ आई कैन फ्लाई। आ जाओ, चलो। आप चलते हैं।
अब्बा की ऊंची हवेली बनो तेरे, अब्बा की ऊंची हवेली बनो में ढूंढता चला आया, बनो में ढूंढता चला आया। क्या शादी हो रही है? फिलहाल आपकी नहीं हो रही। भाई जाहिर है हमें तो अपना करियर बनाना है, वो तो बेचारी लड़कियां हैं जिनकी शादी पढ़ाई के दौरान ही कर दी जाती है। बको मत, इतनी बेबस नहीं होती हैं लड़कियां। जाहिर है बारात तो फिर भी बस में आती है और जहेज ट्रक पर। अच्छा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। 5 साल बाद डब्बे उठाए बीवी के पीछे खाक छानते फिरोगे। हाय, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। बाय द वे लैला का मुंह भी लटका हुआ है। लैला मारवी से दोस्ती करके सोबर हो गई है। आपका ये एहसान पूरा डिपार्टमेंट याद रखेगा मारवी। अब चलो तुम लोग यहाँ से, जहाँ 2 लड़कियाँ देखते हो वहाँ मुंह मारने खड़े हो जाते हो। थैंक गॉड तुम बोली तो सही। प्लीज इस वक्त आप लोग चले जाइए, इसका मूड सख्त खराब है, ख्वामखा आपसे भी झगड़ा कर बैठेगी। बाय लैला, फिर कभी सही। ओ आई एम सॉरी मारवी, असल बात तो मैं बताना ही भूल गया। मेरी बात हो गई है रोशनी के एडिटर से। ये उनका फ़ोन नंबर और पता, कल शाम को उनसे मिल लेना। थैंक यू आसिफ। अच्छा चलो यार। मुझसे अच्छी तो तुम हो मारवी, अपनी ज़िंदगी की मिट्टी अपने हाथों से तो गूंद रही हो। इससे तो अच्छा था लैला, डिपार्टमेंट के लड़कों का जीना धोखा करने के बजाय किसी लड़के से टूटा फूटा रोमांस ही कर लेती। कम से कम वडेरे से राह फरा तो मिल जाती। शट अप, मैं यहाँ रोमांस करने नहीं अपना करियर बनाने आई हूँ। मुझे क्या पता था कि लड़कियाँ सचमुच पतंग की तरह होती हैं, जिसका दिल चाहे अपने कोटे से उनकी डोर काट ले। हाय, मुझे भी कोई वडेरा मिल जाए। सुना है लैला, वडेरे की बीवियां हर वक्त सोने चांदी में लाल पीली रहती हैं। पूरी बानो बाजार लगती हैं। हम भी तुम्हारा शो देखने आया करेंगे। मेरा शो? माय फुट, इससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगी। कहाँ? जहन्नुम में। जी ठीक है, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए प्लीज़। शुक्रिया। 1 मिनट। हाँ, तो तुम मारवी हो? जी, आसिफ ने आपको बताया होगा। आसिफ ने जिक्र तो किया था मुझसे, बट वी एक्चुअली नीडेड एन एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। तुम तो अच्छा, कुछ ना कुछ तो तुम समझती होगी इस काम के बारे में, लिख लेती होगी कुछ ना कुछ। आई मीन, तुम्हारे जहन में इजहार करने के लिए कुछ तो आता होगा लिखने के लिए। जी, मैं सोच सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि अपने इर्द गिर्द के अंधेरों को और रोशनियों को महसूस कर सकती हूँ और इस काम को कुछ समझ सकती हूँ। शायद लिख भी लूँ। बोलती तो अच्छा हो। शुक्रिया। जॉब तुम्हारी ज़रूरत है या शौक़? फ़िलहाल तो ज़रूरत है, लेकिन ऐसी ज़रूरत जो मेरी ज़हनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। दैट्स गुड। जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रही है मारवी, वो ये है कि शायद तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड हमारी मैगज़ीन को कुछ नयापन दे सके। शायद तुम्हारे थ्रू हम वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कर सकें जो शहरी और देही ज़िंदगी के दरमियान हायल है। हम शहरियों के लिए तो घर वगैरह एक महज एक सेल्फ प्रमोशन का ज़रिया बन गया है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अपॉर्चुनिज्म का शिकार ना बन सकें, जो अपने अपने मफाद से ऊपर उठकर बात कर सकें। समझ रही हो ना मेरी बात? जी, मैं समझ रही हूँ। और मैंने तो यही देखा है कि हमारे लोग समंदर पार पड़ने वाले क़हत के लिए तो डोनेशन जमा करते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन की भूख को चक्कर भी नहीं देखते। वेरी गुड, दैट इज़ द सच्चाई। बिल्कुल यही सच्चाई चाहिए मुझे, जो इंसान के अंदर से निकल कर आए। बहुत खूबसूरत बात कही तुमने, बहुत खूबसूरत। ठीक है, कल से तुम मेरे साथ इस कमरे में बैठकर काम सीखोगी। कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, कुछ तुमसे सीखूंगी। फ़िलहाल तो मैं
कुछ सीखना चाहूँगी। तुम ऐसा करो कि कल शाम, बल्कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद सीधा यहाँ आ जाना, हम लोग मिलकर बैठेंगे। ज़रूर तुम काम सीख जाओगी। आई एम श्योर तुम्हारे लिए काम सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। हमारा काम ही सच्चाइयाँ तलाश करना और उन्हें दूसरों के सामने लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मायूसी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बाबा, मैंने सोचा है कि महीने के कुछ दिन मुझे जमीनों पर रहना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान शुगर मिल्स और आने वाले इलेक्शन पर है। फिर बाबा, मैंने ये भी महसूस किया है कि जब तक जमींदार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करता, तब तक इर्द गिर्द के जमींदार तो क्या, ये मामूली हारी भी काबू में नहीं आते। इवन ये डाकू जो हमारे इलाके में दिन दहाड़े दंदनाते फिरते हैं, ये भी हमारे इर्द गिर्द के जमींदारों के पाले हुए हैं। बाबा, इन पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि या तो हमें भी डाकू रखने पड़ेंगे या फिर सियासी तौर पर हमें और भी मुस्तकिम होना पड़ेगा। नाइस। यही सब कुछ मैं चाहता हूं। देखो उमर बेटे, एक रोबदार जमींदारी के लिए तुम जैसा गर्म खून चाहिए। बेटा, इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और अब मेरे ऊपर तो 20 लाख का पहले ही बैंक का कर्जा है। मैं ये चाहता हूं कि आने वाली इलेक्शंस में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों सीटों को कवर किया जाए, ताकि हम सियासी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बने। उमर, मेरा दिल ये चाहता है कि हमारे इलाके में हमारी मर्जी से सूरज तुलू हो और हमारी मर्जी से सूरज गुरूब हो। समझ रहे हो तुम? जी बाबा। पर बाबा, मैंने ये भी महसूस किया है कि हमें अपने हारियों पर और भी सख्ती करनी पड़ेगी, तब हमें हमारी जमीन जरूरत से ज्यादा पैसा देगी। नहीं बेटा, नहीं। पैसा जमीन में नहीं, हारी के पसीने और खून के कतरों में बोया जाता है। जितना हारी की ताकत को ज्यादा निचोड़ोगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लैला, बेटा खा नहीं रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों बेटा, क्या बात है? परेशान हो? नहीं बाबा, बस थक गई। अब मैं समझा। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका, मारवी, वो जो जोखिर साहब के लड़कों को पढ़ाती है ना, वही ना? उसकी वजह से परेशान होता हूँ। नहीं बाबा, वो उसने तो अब ट्यूशन देना छोड़ दिया। क्यों? नहीं अम्मा, वो अब रोशनी मैगजीन में जॉब कर रही है। अच्छा। अरे क्या हुआ बेटा? बस बाबा, जरा आराम करने को जी चाह रहे हैं। बच्चों, आया साहब। देखो टेलीफोन। हेलो, कौन साहब? साईं सलाम अलैकुम। एक मिनट जरा होल्ड कर। साईं, आशिक अली खान है फ़ोन पर। हेलो। क्या हाल है दा? बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। यार तुम तो ईद का चांद बन गए हो। अच्छा, कब? कल? हाँ, अदी भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बस मैं सलाम दे दूंगा। बड़ी मेहरबानी यार, तुम आदमी हो बड़े अच्छे। हाँ, मेहरबानी। चलो बाबा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। मेहरो, वो अदा आशिक और अदिया रही। मैं समझता हूँ कि लैला का रिश्ता लेने आ रहे हैं। लैला के रिश्ते की क्या बात है? वो तो जब से पैदा हुई है उसकी बात पक्की हो गई। वो तो है,
मगर कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं मैंने ये फैसला सही किया है या गलत। और देखो ना मेरू, अकबर है तो मेरी बहन का बेटा, मगर उनके माहौल और हमारे माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता नहीं हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट कर भी सकेगी या नहीं। अली नवाज, लड़कियां हर जगह एडजस्ट कर सकती हैं, और फिर वो गैर तो है नहीं। अगर हम गैरों में लैला की शादी करते हैं तो ना सिर्फ हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा, बल्कि लैला की जायदाद का हिस्सा भी उन्हें देना पड़ेगा। अपनों में कम से कम जायदाद तो नहीं देनी पड़ेगी ना। बात तुम्हारी है तो सही, लेकिन फिर भी लैला की मर्जी तो पूछ लो। मर्जी? वो हमारी बेटी है, हमारी मर्जी है, हम उसकी भलाई का ही तो सोचेंगे। वाह वाह, अरे जानी वाह अली नवाज खान, वाह वाह, मजा आ गया। अली नवाज खान, तुम्हारी हड्डियां अभी तक बूढ़ी नहीं हुई है और हमारी मोहब्बत की गर्मी भी वही है। वाह वाह। पर आशिक अली खान जी, एक बात कहूँ? बोलो। मैं तो अभी तक जवान हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम जरा कमजोर हो गए हो, अब तुम में वो ताकत नहीं रही। अरे यार अली नवाज खान क्या बोलता है भाई, मेरी ताकत देखनी है? हाँ, ये देखो मेरे पीछे। अरे सुभान, मेरी असल ताकत तो अली अकबर खान है। वाह 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 बाबा अकबर, बाबा बिस्मिल्लाह, बाबा कुछ चलन, बिस्मिल्लाह, चाचा से मिलो। मगर पहले बाबा हम अपनी बहन से तो मिले। मिलो मिलो। अदी खुश है ना बाबा? हाँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। अदा, आपने तो अपनी बहन को बिल्कुल भुला ही दिया है। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। अरे नहीं अदी, चली हुई हो क्या? कोई भाई अपने बहन को थोड़ी बुलाता है। देखो तो देख। अच्छा बिस्मिल्लाह, भाई आओ बैठो, बैठो ना, बैठो बाबा। अदी ठीक है आपकी? ये तो बताओ ये क्या चीजें लाए हो? अदा, आखिर अपने भाई से अपना हक मांगने आई हूँ, खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। चलो ठीक है। अच्छा बैठो 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 तो सही। बैठो बैठो। आशिक अली खान आओ बाबा। भाई ये सामान तुम लोग ऊपर लेके जाओ, मेरी बेटी के कमरे में रख कर। बख्शू, लैला के कमरे में रख दो। बाबा अकबर, और तो सब ठीक ठाक है? तो आखिरकार तुमने इन चमकीली चीज़ों तले दफन होने का फैसला कर ही लिया। वैसे क्या कीमत होगी इनकी? इन चीज़ों की नहीं, मेरी कीमत पूछो। क्या कीमत होगी तुम्हारी? 2 लाख के ये जेवर, 30,000 का ये जोड़ा, और डायमंड की अंगूठी की कीमत अभी तक फुप्पी ने बताई नहीं। तुम्हारी पुप्पी चीज़ों की कीमतें बताकर तुम्हारा रिश्ता लेने आई है। वैसे लैला, बहुत सस्ती बिकी हो तुम। बिकी कहाँ हूँ, नीलाम हुई हूँ। कितनी आसानी से तुमने सब चीज़ें ओन कर ली। पता नहीं चलता मारवी कि माँ कब और कहाँ अनजाने में सबसे छुपकर अपनी बेटी के अंदर शिकस्त और बुज़दिली के बीज बो देती है। पता तो चलता है, बिल्कुल चलता है माय डियर लैला, लेकिन मुसीबत यह है कि हम लड़कियों को बेखबर रहने की आदत सी हो गई, बाखबर होते हुए भी। चलो मुझे ये पहनकर तो दिखाओ, देखूं तो कैसी लगती है लैला। बोर मत करो मारवी, मैंने तुम्हें यहाँ मातम करने के लिए बुलाया है, अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं। चलो अपना दूल्हा तो दिखाओ। नीचे बैठे हैं सब वडेरे और वडेरियां, जाओ देख लो तुम भी। अकेली? इतनी जल्दी क्या है फिर, जब जाएंगे नीचे तो देख लेना। वैसे उनमें से एक वडेरे को तुम्हारी तलाश है,
मतलब तो तुम खूब समझती हो। ये और बात है कि तुम छुपाना चाह रही हो। वैसे दोस्ती में डंडी मारना अच्छी बात नहीं है मारवी। पकड़ी गई ना चोरी। चोरी की ही नहीं, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। मतलब तुम इन्वॉल्व नहीं हो क्या? नहीं, लेकिन लैला, जो कुछ भी है उसे तुम अपनी अना का मसला मत बनाना, वरना हमारी दोस्ती दागदार हो जाएगी, जिसे पता नहीं अब तक कितनी आजमाइशों से हथेली के छालों की तरह संभालती आ रही हूँ, जिसे शायद तुम ना समझ सको। समझती हूँ मारवी। अरे तुम भी कमाल की बातें करती हो। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, एक बहन हूँ तुम्हारी। वो ही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। बस इसी साल में शादी करके दे मुझे। हाँ, क्यों भाई? भाई ये आप दोनों बहन भाई का मसला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उमर की शादी हो, क्योंकि जब लैला की शादी हो तो घर में बहू मौजूद। नहीं अम्मी, फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। क्यों मियाँ, कहीं आंख तो नहीं लड़ गई? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात तो है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी चुगली खा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी आंखों में कोई जख्मी परिंदा तड़प रहा है। अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो दोनों आंखों से अपने भाई के साथ रिश्ता जोड़ती मैं। हाँ बुद्ध सही। अरे भाई, उमर खान के लिए लड़कियों की क्या कमी है, ये हुक्म तो करे। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो उमर खान से शादी से इनकार करेगी? क्यों अली नवाज खान? आशिक अली खान, हमारे शहजादे के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। ऐसे न कहें अदा, इसने तो खामखा एक मामूली लड़की के लिए जिद पकड़ ली, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके लिए मैं अपने जैसे खानदान की ऊंची लड़की लेके आऊंगी। हाँ, बात तो भाजाई ने अच्छी कही है। भला निज सोन में तांबे की मिलावट अच्छी लगेगी। वाह क्या बात है। वडेरों के रोग में आ गई हो क्या? अरे मारुई, ये तू है? अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। खुश तो है ना? जी, आप कैसी हैं? बस खुदा की कुदरत है, वरना कहाँ तू, अरे कहाँ ये शहर, और कहाँ ये महल, और कहाँ वो झोंपड़े। अदी, आप मारी को पहचानती हैं? ये तो लैला की दोस्त है। भला मैं इसे कैसे नहीं पहचानूंगी? ये तो हमारे गोठ की है। इसके सातों खानदान मेरे ससुराली दर पर कमाते खाते रहे हैं। और हाँ, इसकी माँ ही तो गज काटती है, जो मैंने तुम्हें भी भेजे थे। ये तो भाई। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मारवी, बैठो ना, इतनी जल्दी जा रही है? जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस भाजाई, जब से ना ये गरीब गुरबे में पढ़ने का फैशन पड़ा है, तब से तो ये दुनिया ही उलट गई है। अमीर और गरीब का तो फर्क ही खत्म हो गया है। नहीं तो कहाँ हमारे टुकड़ों पर पलने वाले ये लोग, और कहाँ यूनिवर्सिटी। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ उनसे कहिए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि वो मसरूफ़ है, और मैं उनको 2 बार बता भी चुकी हूँ। देखिए, एक बार फिर कहिए उनसे। आई एम सो सॉरी सर, आप बैठिए। तो इस आर्टिकल को अच्छी तरह से देख लेना जी, मुझे कल के लिए तैयार चाहिए। हाँ ठीक है मैम। मारवी, आप? मारवी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है।
देखिए मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। देखो माधवी, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस चंद लम्हे प्लीज़। मारवी, मुझे लगता है तुम्हें टाइम लगेगा, मैं चलती हूँ। हाँ, वापस। कहिए, क्या कहना है आपको? माधवी, एक बार प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम। जी कहें। कहीं बैठकर बात करते हैं। देखो देखो, मुझ पर यकीन रखो, मैं मुझे खुद पर ज़्यादा यकीन है। चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। आइए बैठिए। थैंक यू। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत कुछ। बहुत कुछ तो मैं कई बार सुन चुकी हूँ। मारवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी देखो देखो, प्लीज इनकार मत करना, मैं फैसला कर चुका हूँ। बस तुम हाँ कह दो। मारवी देखो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता, और ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बस यूं समझ लो जैसे मौत की कोठरी में तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। भाभी, तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे पागल किए दे रही है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतनी दूर निकल चुका हूं कि इनकार सुन ही नहीं सकता। प्लीज इनकार नहीं करना मारवी। देखिए मैं और आप दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। मोहब्बत आपका ज़ाती मामला है, लेकिन मेरी मोहब्बत की जड़ें कहीं और हैं। कहाँ है? क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? प्लीज प्लीज बताओ, जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन। हाँ, मेरा बूढ़ा बाप जो अब तक मेरे हिस्से की सजा काट रहा होगा, और शायद अब तक लड़ रहा होगा, जिसने बड़े मान के साथ लोगों से ये कह रखा है कि उसकी बेटी एक दिन दामन पर दाग लिए बगैर डिग्री लेकर कुछ बनकर लौटेगी। हाँ तो ठीक है, हमारी शादी से लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। लेकिन मेरे बाप का मान टूट जाएगा। नहीं, मैं तो समझा शायद मेरे अलावा भी कोई पागल है जो तुम्हें हासिल करना चाहता है। पागलपने का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जिसके साथ मैं मंसूब हूं। क्या? कौन है वो? कोई मिल ऑनर, वडेरा या कोई जागीरदार नहीं। एक बीए पास क्लर्क है वो, जो मेरी तरह और मेरे बागी बाप की तरह नस्ल दर नस्ल मिलने वाली जिल्लत को अपने हिस्से की जिंदगी से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बस एक मामूली क्लर्क, एक मुकम्मल इंसान जिसके पास अशरफुल मखलूक़ात होने का सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा, क्या दे सकेगा तुम्हें एक मामूली क्लर्क? मेरी शनाख्त। देखो मारवी, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़की एक मामूली क्लर्क के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। हम दोनों एक दूसरे के पैरों से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है आप चलना चाहिए। मारवी, इस यकीन के साथ मैं अपने फैसले पर कायम हूं कि एक ना एक दिन तुम मेरी मोहब्बत जरूर कबूल करोगी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में शिकस्त कबूल नहीं की, और मोहब्बत में हारने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है। मोहब्बत आपकी जेब में रखा हुआ कोई रिवॉल्वर नहीं, जिसे आप जब चाहें जिसे चाहें शूट कर लें।
मोहब्बत तो ज़ाती कैफियत है, जहाँ तक आपकी पहुँच मुमकिन नहीं, और ना ही मैं आपके लॉन में उगा हुआ कोई फूल हूँ जिसे आप जब चाहें कोट की कॉलर पे सजा लें। जितनी ताकत आपकी मोहब्बत में है, उससे कहीं ज़्यादा ताकत मेरे इनकार में है। ये वो लड़की थी? हाँ यार, इतना प्यार एक मामूली सी लड़की के लिए, अदावत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा, प्यार पर भला किसे इख्तियार होता है? अब तो बस एक जिद सी हो गई है उसे झुकाने की। यार यार, वो तो मेरी इस तरह इंसल्ट कर रही है जैसे मैं कुछ भी नहीं, और उसने मुझे इस तरह से ठोकर मारी जैसे मैं उसके राह का कोई पत्थर हूं। खैर, उसके इनकार को इकरार में बदला जा सकता है। क्या? कैसे? यार तुम तो बिल्कुल ही भूत हो भाई। वो इतनी अहम या मजबूत लड़की नहीं है, गरीब से मामूली से लोग हैं, हमारे ज़ेरे दस्त। थोड़ा सा भी दबाव डालेंगे ना, खुद ही आके पैरों में पड़ जाएंगे। उस लड़की का दिमाग तो यूनिवर्सिटी जाकर खामखा खराब हो गया है, वरना वो तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल बाहर नहीं है। यार पर प्लीज उसकी इंसल्ट मत करो यार। देखो, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तुमसे ज्यादा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उसका तो बाप भी मानेगा। अरे बाबा, मुझे प्यार उसके बाप से नहीं, उससे है। वैसे यार, मेरी तो ख्वाहिश है कि एक बार वो आकर मुझसे कहे कि मैं तुम्हारी हूं। यार प्लीज बी सीरियस। ठीक है, ये वादा है, मर्दाना वादा है। देखो, मैं ये दाढ़ी तुम्हें जमानत देता हूं, इसे तुम मुंडवा देना अगर मेरा वादा झूठा निकले। के हाथ दो। वो लड़की खुद आकर तुम्हें कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए लौट आई हूं। तो क्या तुम ये बात यकीन से कह रहे हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? इस पूरे थर में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो मुझे इनकार कर सके। वो लड़की तो एक नन्ही मुन्नी सी चिड़िया है, चिड़िया। देखते रहो क्या होता है। बहुत खूब भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा कलम इतना जालिम और बेरहम हो सकता है। इसे अभी अभी प्रेस में भिजवा दो, इसी महीने की मैगजीन में छपना चाहिए। जी। बहुत तल्ख हो अपनी सोच में। कभी कभी जो जहर हम बड़ी बहादुरी से निगल लेते हैं, वो दूसरों को नहीं खिला सकते, इसलिए उसमें थोड़ी सी मिठास घोल लेनी ज़रूरी होती है, समझी? कोशिश करूँगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे हिस्से में मिठास कम आई है, लेकिन अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, समझी? जी। अरे भाई, कभी तो इख्तलाफ कर लिया करो। इस काम में इख्तलाफ राय बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए खूब डट कर इख्तलाफ करो। इख्तलाफ महसूस होगा तो ज़रूर करूँगी। ये लो, फारूकी साहब को दिया प्रेस के लिए। कि प्रेस में तुम्हें भिजवा देती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या? मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। खैरियत? मैं गोड जाना चाह रही हूँ। कोई ख़ास बात ना? पता नहीं, घर से इतनी दूर हूँ कि कुछ पता ही नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली कल वडेरे और उसके बेटे को देखा तो एक अजीब सी परेशानी सी महसूस हो रही है। मैं जल्द लौट आऊँगी। बी ब्रेव, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुम्हें बैठे बिठाए गोट जाने की क्या सूझी मारवी? कब लौटोगी?
तुम ही तो हो जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं सांस लेती रहती हूँ, वरना इस घर में तो घुटन ही घुटन है। अच्छा खैर, तुम जल्दी आ जाना मेरे मरने से पहले। कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ अच्छा, तुम्हारी ट्रेन किस वक्त निकल रही है कल? 2 बजे। मैं कोशिश करूँगी कि आके तुम्हें खुदाफिज कह जाऊँ। पता नहीं फिर कब तुमसे मिल पाऊँ। अच्छा बाबा, नहीं बोलती कुछ। अल्लाह तौबा। सही है, बंद कर रही हूँ बकवास अपनी मैं, अब चुप हो जाओ बस। अच्छा ठीक है, ओके, खुदाफिज।